Hello everyone, welcome to my YouTube channel Max Safety at Rawat. Thank you for joining my channel. Today I will discuss about types of work permit. वर्क परमिट कितने प्रकार के होते हैं, आज हम लोग उस पर बात करने वाले हैं। तो चलिए वर्क परमिट पर बात करने से पहले वर्क परमिट का डेफिनेशन देख लेते हैं। तो वर्क परमिट का डेफिनेशन ये होता है कि ये एक रिटन रिकॉर्ड होता है जो एथोराइज पर्सनल के द्वारा इसको इशू किया जाता है, जिसमें एक विशेष कार्य की एक विशेष समय के अंदर एक विशेष एरिया में उस कार्य को पूरा करने की अनुमति दी जाती है। सिंपल इसको यूं कह सकते हैं, कोई भी एथोराइज पर्सन लाइक एचओडी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, जनरल मैनेजर, साइट इंचार्ज, एरिया इंचार्ज, ये आमतौर पर परमिट को एथोराइज करने का, परमिट को इशू करने का एथोराइज पर्सन माने जाते हैं। और परमिट के अंदर एक विशेष कार्य को करने की अनुमति होती है और एक विशेष समय के अंदर कार्य को पूरा करने की अनुमति होती है और किसी विशेष एरिया के लिए ही इस परमिट को इशू किया जाता है। उसको यूं समझ सकते हैं, सपोज हम लोग वेल्डिंग कटिंग का काम करने वाले हैं, हॉट वर्क। तो मेरा एक स्पेसिफिक टास्क हुआ कि वेल्डिंग कटिंग का काम हम लोग करने वाले हैं पाइप को ज्वाइनिंग करने के लिए, ठीक है। टाइम फ्रेम का मतलब हुआ कि अगर 8 बजे से 12 बजे तक का अगर आपको टाइम फ्रेम किया गया है तो 8 AM से लेके, है ना, 12 PM तक, यानी 12 बजे तक आपकी परमिट वैलिड रहेगी। 12:01 जैसे ही होगा आपकी परमिट ऑटोमेटिक इनवैलिड हो जाएगी। अब है कि जिस एरिया में आपको उस परमिट को इशू किया गया, जिस एरिया में काम करने के लिए, वो एरिया भी आपका क्लियर, है ना, क्रिस्टल क्लियर जो है ना, वो डिफाइन किया हुआ रहेगा कि विशेष काम इस एरिया में, इस लोकेशन में किया जा रहा है, ठीक है। तो चलिए फिर आगे देखते हैं कि द सॉर्ट ऑफ हाई रिस्क वर्क दैट वुड नॉर्मली बी कंट्रोल्ड बाय अ परमिट सिस्टम इंक्लूड्स, ठीक है। कहा यह जाता है कि नॉर्मली परमिट ऐसे कार्य को करने से पहले इशू किया जाता है या हमें परमिट को रिसीव करना पड़ता है जो काम आमतौर पर हाई रिस्क माना जाता है या हाई रिस्क एक्टिविटीज के अंदर आता है। जैसे हॉट वर्क। हॉट वर्क आपको पता है कि अपने आप में काफी डेंजरस और काफी खतरनाक हॉट वर्क को माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर फ्लेम जो होते हैं वो नेक्ड यानी खुली हुई होती है। इसके अंदर सोर्स ऑफ इग्निशन होते हैं। अगर ये किसी भी ईंधन के संपर्क में आता है तो वहां फायर हो सकता है। किसी भी अगर फ्लेमेबल लिक्विड, फ्लेमेबल गैसेस और इस तरह के कोई भी हाईली फ्लेमेबल जो सब्सटेंसेस होते हैं या जो एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस होते हैं, अगर उसके संपर्क में आए तो वहां भयानक आग लग सकती है या ब्लास्ट हो सकता है। तो इसलिए हॉट वर्क को हाई रिस्क एक्टिविटीज के अंदर काउंट किया जाता है और कोई भी हॉट वर्क करने से पहले हमें परमिट इशू करा लेना जरूरी होता है। आगे बात करेंगे वर्क ऑन हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स। कोई ऐसा काम करने वाले हैं जो हाई वोल्टेज के अंतर्गत आता है, यानी वो मशीन काफी हाई वोल्टेज के अंतर्गत आता है, यानी वो मशीन हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिकल बेस पर चलता है। तो ऐसे कोई भी काम जो हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिकल सिस्टम में आता है, जहां इलेक्ट्रिक शॉक लगने के चांसेस हों, जहां फायर एंड स्पार्क होने के चांसेस हों इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, तो हमें ऐसे इलेक्ट्रिकल का काम करने से पहले परमिट को इशू करा लेना पड़ता है। आगे बात करेंगे कन्फाइन स्पेस एंट्री। आपको पता है कि कन्फाइन स्पेस अपने आप में काफी डेंजरस एंड हार्मफुल स्पेस माना जाता है, क्योंकि इसके अंदर लोगों की जान जा सकती है, फायर हो सकता है, ब्लास्ट हो सकता है
और कन्फाइन स्पेस से रिलेटेड मेरा अलग से वीडियोस है, जहां आप उसको देख सकते हैं। क्योंकि ये तंग जगह होती है, ह्यूमन ऑक्यूपेंसी के लिए आमतौर पर कन्फाइन स्पेस नहीं बनाई जाती है, जहां ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन की एनरिचमेंट, अदर हार्मफुल गैसेस, पॉइजनस गैसेस, सब्सटेंसेस पाए जाते हैं। इसीलिए किसी भी कन्फाइन स्पेस के अंदर एंट्री कराने से पहले हमें उस कन्फाइन स्पेस से रिलेटेड जो भी फॉर्मेलिटीज होते हैं वो हमें परमिट सिस्टम के माध्यम से पूरी करा लेने के बाद फिर हमें कन्फाइन स्पेस के अंदर किसी को भी एंट्री करानी पड़ती है। आगे बात करेंगे वर्क ऑन ऑपरेशनल पाइपलाइंस। कोई पाइपलाइंस हैं, अगर उस पर हमको किसी तरह का कोई काम करना है और पाइपलाइंस ऑलरेडी आपका ओपन है, चालू है ना, तो हमें ऐसे पाइपलाइन पे, चाहे वो वाटर पाइपलाइन हो, गैस पाइपलाइन हो, कोई भी इस तरह के लिक्विड्स को सप्लाई करने वाले पाइपलाइंस हों, इस पे हमको काम करने से पहले हमें चाहिए कि हम परमिट को इशू कराएं। उसके बाद एक्सकवेशन नियर बरीड सर्विसेज। ठीक है, अगर कहीं भी हम लोग खुदाई का काम कराना चाहते हैं, एक्सकवेशन का मतलब होता है खुदाई, अगर कहीं भी एक्सकेवेटिंग का काम कराना चाहते हैं, जहां बरीड सर्विसेज का मतलब होता है अंडरग्राउंड से कभी कभी वाटर पाइप जाता है, ऑयल पाइप जाता है, गैस पाइप जाता है, या इस तरह के इलेक्ट्रिकल वायर्स हो सकते हैं, या ऐसे भी बहुत सारे हमारे जो सर्विसेज हैं जो अंडरग्राउंड होते हुए वो जाते हैं, और वहाँ किसी तरह की खुदाई का काम करना है, तो डेफिनेटली हमको वहाँ वर्क परमिट के थ्रू ही करना है। क्यों? हो सकता है कि खुदाई के दौरान अगर वो बरीड सर्विसेज या यूटिलिटीज के संपर्क में अगर वर्कर्स आ जाए तो भयानक तौर पे इंजर्ड हो सकता है, जान जा सकती है, और अगर इलेक्ट्रिकल वायर्स वगैरह हो तो इलेक्ट्रिक शॉक वगैरह लग सकता है। मेंटेनेंस वर्क ऑन लार्ज कॉम्प्लेक्स मशीनरी। और बताते हैं कि अगर किसी भी मशीन का मेंटेनेंस करना है, रिपेयरिंग करना है, या इस तरह के कोई भी ऐसी एक्टिविटीज हों जिसके अंदर किसी तरह के रिस्क और हेजर्स के पाए जाने की संभावना है, तो हमें आम तौर पर वहां वर्क परमिट सिस्टम के माध्यम से ही काम को कराना पड़ेगा। ठीक है, आगे बात करेंगे वर्क एट हाइट। अगर ऊंचाई पे आपको काम करना है, हाइट पे काम करना है, तो डेफिनेटली हमको वहां वर्क परमिट लेकर के काम को कराना है। आपको पता है कि वर्क एट हाइट से फॉल फ्रॉम हाइट के चांसेस, यानी ऊपर से गिरने का, और जिस पर हम लोग काम हाइट पे चढ़ के करेंगे, मोस्टली हम लोग इसके फोल्डिंग से करते हैं, तो इसके फोल्ड के कोलैप्स होने का, या लैडर के थ्रू करते हैं तो लैडर के कोलैप्स होने का, ब्रेक डाउन होने का, ठीक है, और मटेरियल के गिरने का, ठीक है, और हाइट पे इलेक्ट्रिक्यूशन लगने का चांसेस बना होता है। ऐसे में हम लोग को चाहे कि वर्क एट हाइट पे जब भी हम लोग काम करेंगे तो हम लोग को परमिट इश्यू करा करके ही हमको काम को कराना है। ठीक है, अब आगे हम लोग बात करेंगे कि एज पर नेचर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ, है ना, परमिट। ठीक है, अगर हम नेचर के हिसाब से देखेंगे तो हमारे जो परमिट्स के टाइप्स होते हैं तो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं एज पर नेचर, है ना। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ परमिट। तो एज पर नेचर अगर हम देखें तो हमारे 3 तरह के क्या होते हैं? परमिट सिस्टम होते हैं। ठीक है, तो इस 3 तरह के परमिट सिस्टम को हम समझते हैं एज पर नेचर। ठीक है, वो यूं है कि हॉट वर्क परमिट जिसका कलर रेड होता है, कोल्ड वर्क परमिट जिसका कलर ब्लू होता है, और लिफ्टिंग वर्क यानी जो ऑरेंज कलर का होता है। तो हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि अगर जनरल हम लोग देखें, ठीक है, तो हम लोग एक्सकवेशन परमिट होता है, कन्फाइन स्पेस एंट्री परमिट होता है, हाई वोल्टेज पे काम करना उसकी परमिट होती है, ठीक है, किसी मशीन को अगर मेंटेनेंस करना है तो उसकी परमिट होती है, इस तरह के वेल्डिंग कटिंग का काम करते हैं तो उसकी एक परमिट्स होती है। ठीक है, उसके बाद अगर किसी ऑपरेशनल पाइपलाइंस पे हमको काम करता है तो उसके लिए भी परमिट लेनी पड़ती है। तो जनरली इस तरह से अगर देखा जाए तो कहीं 6, कहीं 5, कहीं 7 टाइप्स ऑफ परमिट को काउंट किया जाता है। लेकिन एज पर नेचर, अगर आप नेचर वाइज अगर देखें, इन सारे जो 1 से 7 तक हमने आपको अलग अलग परमिट के टाइप्स बताए हैं, अगर इन सारे वर्क को अगर आप बहुत डीपली अगर आप देखें, बहुत अच्छे से देखें, इनके नेचर पर अगर आप ध्यान दें, इनके नेचर पर अगर आप गौर करें, तो आपको एक बात साफ साफ नजर आएगी
या तो ये काम हॉट वर्क होगा, या तो ये काम कोल्ड वर्क होगा, या तो फिर लिफ्टिंग का जो वर्क होता है वो होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको हम बता देते हैं कि हॉट वर्क क्या होता है। ऐसा वर्क जिस वर्क से किसी भी तरह का स्पार्क, इग्निशन, सोर्स ऑफ इग्निशन अगर जनरेट होने की चांसेस हैं या होते हैं, तो ऐसे वर्क को हम हॉट वर्क कहते हैं। ठीक है, तो आपको बता दें कि ऐसा काम जो काम के अंदर किसी तरह का भी स्पार्क, इग्निशन, फ्लेम या सोर्स ऑफ इग्निशन, फ्लेम एंड स्पार्क अगर पाए जाते हैं, तो वो काम को आमतौर पर हम लोग हॉट वर्क में काउंट करते हैं। जैसे वेल्डिंग का काम है, इलेक्ट्रिकल इंडक्शन का काम होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बहुत सारे जो हम लोग हाइड्रोलिक पावर मेटल कटिंग का यूज करते हैं वो हमारा है। ठीक है, चिपिंग का काम करते हैं वो हमारा हॉट वर्क में आएगा। इलेक्ट्रिकल सोल्डरिंग, आयरन्स का जो यूज करते हैं वो हमारा हॉट वर्क में आएगा। निडल गनिंग का जो वर्क होता है वो हमारा हॉट वर्क में आएगा। यानी कोई भी ऐसा काम जिस काम में अगर स्पार्क निकलता हो, है ना, या उसमें किसी तरह का इग्निशन निकलता हो या सोर्स ऑफ इग्निशन निकलता हो, ठीक है, तो वो हमारा हॉट वर्क में आएगा। इवन कि अगर हम एक इलेक्ट्रिकल स्विच को भी ऑन करते हैं तो वहां आपको ध्यान होगा कि हल्का सा स्पार्क रिलीज होता है, वो भी हमारा क्या होता है, हॉट वर्क में आता है। अगर हम वॉल पे, दीवार पे एक कील को एक लोहे के हैमर के माध्यम से अगर हम ठोकते हैं, तो क्योंकि उससे भी स्पार्क निकलता है, वो भी हमारा हॉट वर्क में आएगा। लेकिन ऐसा काम जिस काम में, जिस वर्क में किसी तरह का, है ना, स्पार्क, किसी तरह का इग्निशन, हीट या इस तरह के कोई भी सोर्सेस अगर नहीं पाए जाते हैं, तो ऐसे काम को आमतौर पर कोल्ड वर्क कहते हैं। इस परमिट की कलर ब्लू होती है और हॉट वर्क परमिट की कलर जो होती है वो रेड होती है। ठीक है, जैसे आपको बता दें, हम लोग पेंटिंग जो करते हैं, पेंटिंग का काम जो हम लोग करते हैं, ब्रश पेंटिंग का जो काम होता है हमारा, वो कोल्ड वर्क में आएगा। एक्सकवेशन का जो काम करते हैं वो हमारा कोल्ड वर्क में आएगा। इरेक्शन एंड डिस्मांटलिंग जो करते हैं, स्केफोल्ड वगैरह, वो हमारा क्या होगा, कोल्ड वर्क में आएगा। अगर हम आइसोलेटेड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट पर कोई काम करते हैं, यानी बिजली का कनेक्शन हटा देते हैं, है ना, बंद कर देते हैं, फिर अगर हम लोग काम करते हैं, तो वो भी हमारा काम क्या होगा, कोल्ड वर्क में आएगा। इस तरह के हर वो काम जिस काम में किसी तरह की चिंगारी, इग्निशन या सोर्स ऑफ इग्निशन या हीट अगर नहीं होता है, तो हमारा कोल्ड वर्क में आता है। आगे हम लोग बात करेंगे लिफ्टिंग की। तो कोई भी ऐसा लिफ्टिंग काम या लिफ्टिंग का वर्क जो हम लोग किसी भी लिफ्टिंग एप्लियंसेस के माध्यम से उठाते हैं, तो आमतौर पर हम लोग ऐसे वर्क के लिए लिफ्टिंग वर्क परमिट इशू कराते हैं। लिफ्टिंग कई कैटेगरी के होते हैं। एक होता है लाइट लिफ्ट, एक होता है मीडियम लिफ्ट, एक होता है हेवी लिफ्ट, एक होता है क्रिटिकल लिफ्ट। अगर ऐसी लिफ्टिंग का वर्क जो 0 टन से लेकर 20 टन तक अगर हम लोग लिफ्टिंग का काम लेते हैं, चाहे वो क्रेन के माध्यम से या कोई भी लिफ्टिंग अप्लायंसेस के माध्यम से, ठीक है, तो 0 टन से 20 टन तक वो हमारा लाइट लिफ्ट कहलाता है, और 20 टन से लेकर 40 टन तक हमारा मीडियम लिफ्ट कहलाता है, और 40 टन से लेकर 100 टन तक हमारा हेवी लिफ्ट कहलाता है, और 100 टन से एबोव जितना भी उठाया जाता है वो सारे हमारे क्रिटिकल लिफ्ट कहलाते हैं। तो ये अगर हम नेचर वाइज देखें तो ये 3 तरह की ही परमिट होते हैं। अगर वर्क टाइप अगर हम देखें, है ना, काम के अलग अलग होने के हिसाब से अगर हम देखें तो 6, 7, 8 भी हो सकते हैं। लेकिन उन सारे कामों का अगर नेचर वाइज हम देखें तो वो हमारा हॉट वर्क, कोल्ड वर्क ही होगा। और एक अगर किसी तरह का लिफ्टिंग का काम करते हैं तो हमारा लिफ्टिंग का होगा। ठीक है, परमिट के अंदर कुछ चीज़ें जो हमारा दर्शाया जाता है, टाइम हमारा परमिट के अंदर होना बहुत ज़रूरी होता है। किस डेट में इशू किया जा रहा है परमिट को, वो रहना बहुत ज़रूरी होता है। कितने देर के लिए परमिट को इशू किया जा रहा है, ये भी बिल्कुल अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ रहना बहुत ज़रूरी है, जैसा कि हमने आपको अभी परमिट के डेफिनेशन में समझाया। ठीक है, किस तरह के काम होने वाले हैं, किस एरिया में काम होने वाले हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपकी अच्छे से स्पष्ट हमारे परमिट के अंदर होनी चाहिए। इसलिए मैंने कुछ पॉइंट्स और इसका हेडलाइन दिया है कि द सेफ वर्क परमिट विल कंटेन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, कि एक सेफ वर्क परमिट के अंदर ये निम्नलिखित बातें ज़रूर होनी चाहिए, तब वो परमिट कंप्लीट एंड परफेक्ट
और एग्जैक्ट परमिट माना जाएगा। 3 नंबर यह है कि जो भी हम लोग काम कर रहे हैं वहाँ कोई भी हैजार्डस सब्सटेंसेस अगर हैं जो वर्कर के हेल्थ और सेफ्टी पर किसी तरह का इम्पैक्ट अगर डाल सकता है तो उसको आइडेंटिफाई करना और उसके बारे में लिखना परमिट के अंदर ये भी बहुत ज़रूरी होता है। अगला बात करेंगे कि जिस वर्क एरिया में हम लोग काम करेंगे तो सबसे पहले उस काम के बारे में अच्छे से इंस्पेक्शन होना चाहिए कि उस काम को बेहतर ढंग से किस तरह से किया जाए ताकि वर्कर को किसी तरह का इल हेल्थ ना हो, इंजरी ना हो, एक्सीडेंट ना हो, है ना। फ्री फ्रॉम एक्सीडेंट, फ्री फ्रॉम इंजरी, फ्री फ्रॉम एनी इल हेल्थ इफेक्ट वर्कर काम करे, ये पूरा हमको उस एरिया का इंस्पेक्शन करने के बाद परमिट में ये बातों को भी मेंशन करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम किसी तरह के कन्फाइंड स्पेस में या ऐसे स्पेस में हम लोग काम करने जा रहे हैं जहाँ हार्मफुल गैसेस, ऑक्सीजन की कमी, हैजार्डस गैसेस या पॉइजनस गैसेस या इस तरह के कोई भी कंटामिनेशन के पाए जाने के चांसेस हों तो हमें चाहिए कि सबसे पहले हम उस जगह का गैस टेस्टिंग करें। और गैस टेस्टिंग किसी भी, है ना, कॉम्पिटेंट पर्सन के द्वारा होना चाहिए और वो कॉम्पिटेंट पर्सन जिस वक्त गैस टेस्टिंग करेंगे एग्जैक्ट वो टाइम लिखेंगे, अपना सिग्नेचर करेंगे। और आमतौर पर यह कहा जाता है कि जब ऐसे जगह में एंट्री करना हो तो जस्ट बिफोर एंट्री से पहले उस जगह का टेस्टिंग करके एवरीथिंग अच्छे से मेंशन करना है, किस तरह के गैसेस हैं, क्या हैं, किस तरह के हैजर्ड्स हो सकते हैं, किस तरह का प्रिकॉशन लेना है, वो सारी बातें आपको परमिट के अंदर लिखनी है। कितने वर्कर्स टोटल इस काम को करने जा रहे हैं, वर्कर के स्किल्स क्या हैं, वेल्डर, ग्राइंडर, है ना, रीगर, सुपरवाइज़र, ठीक है, सेफ्टी सुपरवाइज़र, यानी अलग अलग क्या होते हैं स्किल्ड, अलग अलग डिजिग्नेशन के होते हैं। तो उनका डिजिग्नेशन और कितने वर्कर्स इस काम में लग रहे हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में परमिट के अंदर लिखना है। और ये भी लिखना है कि किस तरह का प्रिकॉशन लेकर के काम करना है और किस तरह के सेफ्टी इक्विपमेंट की उस काम में रिक्वायर्ड है, वो सारी चीज़ों को परमिट के अंदर अच्छे से मेंशन करना बहुत ज़रूरी होता है। और ख़ास तौर पे इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है कि इस काम को करने के लिए किस तरह का पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की ज़रूरत है, जो अगर वर्कर काम के दौरान किसी तरह के हैजर्ड्स का अगर सामना करें तो उसको किसी तरह का हैजर्ड का इफेक्ट ना हो, क्योंकि पीपी का यही उद्देश्य ही होता है कि जो वर्कर्स वहाँ काम करें उनको किसी तरह का अगर कोई इल हेल्थ होने की संभावना है या जो वर्क एक्टिविटीज से रिलेटेड किसी तरह के हैजर्ड्स हैं तो उसका इम्पैक्ट वर्कर पर ना पड़े, उसी से बचाने के लिए पीपी को दिया जाता है। तो जो रिक्वायर्ड पीपी हैं उस काम के अकॉर्डिंग, उस हैजर्ड्स के अकॉर्डिंग वो पीपी भी देना ज़रूरी है। और किस तरह की पीपी की रिक्वायरमेंट है ये परमिट के अंदर दर्शाया हुआ होना भी ज़रूरी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। तो आप में से जो लोग अब तक सब्सक्राइब नहीं किए मेरे चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और भी कोई अगर आपके अंदर राय, मशवरा, सजेशन है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय को रख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।